टॉपिक डालिए पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए पी ब्लॉक में ग्रुप 13 to 18 होते हैं। 11th में आपको 13 और 14 पढ़ने हैं। तो टॉपिक डालिए ग्रुप 13 एलिमेंट। यस, हाँ ठीक है अहमदा। ओके ग्रुप 13 एलिमेंट में बोरॉन फैमिली इसको कहते हैं। लिखना शुरू कीजिए। बाबू अली गए इंडिया, खाला लेकर या बैगन आलू, वो सब सिखाया जा चुका है आपको। अरे मैट्री आपको समझ में आ रहा है? मैट्री यस सर। फाइनल एग्जाम की डेट शीट आई आपकी? सर अभी आए तो नहीं है सर, लेकिन 13 से। एक मिनट। लिख लिया? लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट पर आइए, जो हम लोगों ने पढ़ा था और से सुने, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, ग्रुप 13 एलिमेंट लिखना शुरू कीजिए। ग्रुप 13 shows +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू n² np1। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ठीक है स्टूडेंट लोग, पहली बात बताइए, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। अब आइए, जिस पर अभी 15-20 मिनट डिस्कशन होगा कि ग्रुप 13 एलिमेंट also show +1 oxidation state due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया सारे लोग? ये पहले बताइए।
एक सेकेंड सर। सर +3 के बाद क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +3 होगा। ग्रुप 13 ऑल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिख लिया आपने? यस सर। अब देखिए टॉपिक डालिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में याद रखिए जनरली क्या होता है, कोई भी एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है। उसका रीजन है जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होगा और उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। जैसे फास्फोरस पे +5 है, ये PCl5 5 बॉन्ड बना रहा है, PCl3 है। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज स्टेबिलिटी ज्यादा। तो गौर से सुने, जनरली एनी एलिमेंट इज स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लें KMnO4 +7 है, मैग्नीज है, 7 बॉन्ड बना रहा है, MnO4-। देखिए +7 मैक्सिमम। तो एनी एलिमेंट इज स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन पी ब्लॉक एलिमेंट, मेरे लाइन को सुनिएगा, बट इन पी ब्लॉक एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes stable as moving down the group from top to bottom। पी ब्लॉक में क्या होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है बॉटम में, हेवियर एलिमेंट में। जैसे मिसाल लीजिए 13 का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मैं उस वक्त भी लिखवाया था आपको, +1 एंड +3। दिस इज हायर, दिस इज लोअर। तो बोरॉन में +3 हो +1 हो तो बोरॉन का +3 स्टेबल है। थैलियम में +1 और थैलियम में +3 हो तो थैलियम का +1 स्टेबल है। दैट द रीजन TlCl इज पॉसिबल, TlCl3 इज हाईली अनस्टेबल। आप AlCl3 स्टेबल, AlCl इज अनस्टेबल। तो गौर से सुने, पी ब्लॉक, नॉट ओनली दिस चैप्टर में पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 13, 14, 15, 16, 17। Any element is stable generally in higher oxidation state, but in p block element lower oxidation state becomes stable as moving down the group from top to bottom। मतलब ग्रुप 13 का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो +3 स्टेबल होगा टॉप में, हायर टॉप में स्टेबल होगा, +1 स्टेबल हेवियर में होगा। रीजन क्या वो बताया जाएगा। Inert pair effect is the dominant properties of p block element। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ p ब्लॉक में पाया जाएगा, ना s ब्लॉक में ना d ब्लॉक में, सिर्फ तो सिर्फ p ब्लॉक में। तो पहला आसान पॉइंट कि सारे लोग सुने, पहला आसान पॉइंट ये कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, बताइए सारे लोग मिलके, किस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है? ई ब्लॉक। पी ब्लॉक। E block। हाँ E block। हाँ, पहला छोटी छोटी बातें पहले आनी चाहिए। इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक, उसका भी रीजन है पी ब्लॉक। इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अगर डोमिनेंट भी है तो वो भी हेवियर में। डोमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। अब आइए सेकंड पॉइंट कि क्यों पी ब्लॉक में डोमिनेंट है, गौर से सुने और इसकी मीनिंग भी समझें। यहां देखिए वैलेंस शेल में 3 3 3 3 3 इलेक्ट्रॉन।
आप जैसे टॉप टू बॉटम आते हो तो देखो इनर शेल में एफ और डी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। और आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। पुअर शील्डिंग माने होता है बचाना। डी ऑफ एफ की शील्डिंग इफेक्ट पूरा, ये मत पूछिएगा क्यों पुअर, ये सब पूरा पीएचडी कराया जा चुका है। तो गौर से सुने, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो बॉटम में हेवियर एलिमेंट में डी और एफ दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों की पुअर शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सही से ये स्क्रीन नहीं कर रहा, बचा नहीं रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, अब बताओ वैलेंस में एस भी है और पी भी है, नजदीक कौन है, एस, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो ये सही से टेक पार्ट नहीं करता, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में वन, इसलिए नाम है इनर्ट पेयर। पेयर का मतलब दो। द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस ए सबशेल इलेक्ट्रॉन, नाम से भी साबित है इनर्ट पेयर। पेयर का मतलब दो। वैलेंस एस का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब वो भी बॉटम में क्यों है, क्योंकि बॉटम में डी और एफ है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा TlCl AlCl, जबकि ग्रुप 13 में पहला BCl3 AlCl3 गैलियम Cl3, TlCl3 नहीं, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो कोई भी पूछे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां है पाया जाता है, तो पहली बात पी ब्लॉक में। स्टूडेंट को डिफिनेशन याद रहता है लेकिन उसको यह भी नहीं मालूम रहता कि किस ब्लॉक का है, इसलिए पहला पॉइंट, इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। Definition: what is inert pair effect? The reluctance of valence subshell electron to take part in bond formation is called inert pair effect. अब क्यों inert pair effect यहां आया, क्यों, तो इसलिए याद रखिए लोअर, मैं वही आपको समझाना चाहा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, गौर से सुनिएगा, लोअर मतलब +1 देखिए, इस पर पुअर शील्डिंग की वजह से एस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, पी पर भी बढ़ेगा, लेकिन एस ज्यादा नजदीक है तो इस पर ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में सही से टेक पार्ट नहीं करता, तो +1। यही कहा गया, जनरली एनी एलिमेंट इज स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन पी ब्लॉक एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल एज मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि Tl+1 इज मोर स्टेबल देन, ये ऑर्डर पूछेगा, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 13, Tl+1 इज मोर स्टेबल। तो आपको कंफ्यूज करेगा, हायर वाला स्टेबल है, होता है पी ब्लॉक में, लोअर वाला स्टेबल हो जाता है हेवियर एलिमेंट में, क्यों, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। उसी तरह 14 में आप आइएगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट निकालने का आसान तरीका है, वैलेंशियल में 3 2 घटा दी, इनर्ट पेयर की वजह से जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप वैलेंस में से 2 घटाए। 14 में इनर्ट पेयर की वजह से क्या होगा, 2, ग्रुप 15 में इनर्ट पेयर की वजह से क्या होगा, 3, 16 में क्या हो जाएगा, 4, 17 में क्या हो जाएगा, 5। इसलिए पेयर का मतलब 2, वैलेंस में कोई भी क्या 15 का बताइए, तो इनर्ट पेयर की वजह से क्या होता है, तो याद रखिए 5 में से 2 घटा दीजिए 3, 14 का इनर्ट पेयर की वजह से क्या होता है 2, 4 में से 2 घटा दीजिए आप। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में पाया जाता है, और पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है बॉटम में। बोलिए आया सबको कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताइए सर, एक बार फिर से। हाँ, द रिलक्टेंस ऑफ, लिखिए द रिलक्टेंस ऑफ, मैं फिर समझा दूंगा,
डिफिनेशन लिख ली, द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन, मैं दोबारा समझा दूंगा, द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस सबशेल, हो सकता है लिखने से आपको समझ में आ जाए, द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन। अब मैं सीक्वेंस में समझाऊंगा, रुकिए। द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहले बताओ सारे लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट की डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, ये पहले बताओ। मानसविन, द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एज सबशेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सारे लोग बोलो डिफिनेशन समझ में आई। इनर्ट का मतलब टेक पार्ट ना करना, पेयर का मतलब दो, और दो का मतलब वैलेंस एज सबशेल इलेक्ट्रॉन। बताओ डिफिनेशन सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ, रीजन समझाएंगे, रीजन भी समझाएंगे आपको। बताओ गौरव साहब, डिफिनेशन समझ में आई? Yes, sir. लिख लिया यहां तक? ये लिख लिया? Yes, sir. अब लिखिए, अब सारे लोग लिखना शुरू कीजिए इसको। सारे लोग लिखिए। From top to bottom. बताओ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बॉटम में स्टेबल होगा? सारे लोग मिलके बोलो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में बॉटम में क्यों स्टेबल होगा? जल्दी बोलो। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of DNF. हाँ, यही है कि पुअर शील्डिंग होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इस सबशेल पर टेक पार्ट करेगा, तो वो रिलक्टेंस शो करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में सही से टेक पार्ट नहीं करेगा। अरे आमना, दिव्यांशी समझ में आ रहा है? मानस, स्वास्थ्य भंडारी, जानवी? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ, ये मैंने पूरा समझा के लिखवा दिया कि अगर आप भूल जाएं तो इस लाइन को पढ़ लें कि ऐसा क्यों पी ब्लॉक में इस तरह की फेनामेना होती हैं। टॉप टू बॉटम डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, और डी और एफ कहाँ पाया जाएगा? टॉप में थोड़ी ना पाया जाएगा, बॉटम में पाया जाएगा। अरे बोलिए। सर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो थैलियम में सबसे ज्यादा, देन इंडियम में, देन गैलियम में, देन Al+1, देन B+1। क्यों?
बताओ, यहाँ तक सब लोग लिख लिए कि नहीं लिया? मानसवीन आप बताओ डाउट। मानसवीन समझ में आया? सर आप बोले थे ना, फिर से आपको क्या नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। अब आ गया सर। गुड। तो ये यही चीजें 14 में भी आएंगी, तो वहां अब इतना पूरा नहीं दिखाया जाएगा। आगे बढ़ें। एक मिनट सर। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा पहले ये सारे लोग लिख लीजिए ये वाला। लिख लिया ये स्लाइड? सर डन सर। हाँ स्टूडेंट, आवाज आ रही है? आ रही है सर। चलिए, हाँ यस सर। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं थी, सब लोगों ने लिख लिया था ना? अरे बोलिए ना। क्या था सर? हाँ चलिए, आप सुनिए। अब एक क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पर आप लोग करके दिखाइए। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन TlI3 बताना है, कितना होगा जल्दी बताइए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो मैं सिखा चुका हूं सबको, आप निकाल के दिखाइए थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट TlI3 में कितनी होगी, सारे लोग बताएं। अरे चुप है, बताइए ना। +3। एक्स आयोडीन का कितना होता है? -1 3 x = 3। अच्छा अब बताओ, क्या Tl का +1 पॉसिबल है कि +3 स्टेबल है? +1 स्टेबल है कि +3? जल्दी बोलो। +1। +1। हाँ, तो तुमसे पूछेगा तो ये आंसर गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्यों देखो, तो याद रखना, यहाँ जो है Tl और I3- और +1। अब बताओ चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना, I3- Yes, यहाँ पर। हाँ तो ये Yes, sir. बहुत बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थालियम इन TlI3 तो कहो +1। तो ये गलत है, ये तो मैंने लिख दिया कि आपको समझ में आना चाहिए। जो लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हैं उनको आ रहा होगा समझ में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, ये याद रखें, इसको लिख लीजिए आप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें तो मैं कुछ लिखवाऊंगा ही नहीं, सब पढ़ा चुका हूँ। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, याद होगा। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इन, अच्छा पहले रुको, ये लिख लिए सारे लोग? जल्दी बताओ, यहाँ तक तो लिख लिया होगा ना सारे लोग? जल्दी बताओ। यस सर। बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, तुम लोग बताना। दूसरा टॉपिक है एटॉमिक साइज। बताओ, बोरॉन, एल्युमिनियम, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बताओ, बोरॉन के बाद बोरॉन से बड़ी साइज किसकी लिखोगे? गैलियम। गैलियम। याद है सबको? हाँ, रीजन नहीं लिखवाऊंगा, रीजन पीरियोडिक टेबल में लिखा चुका हूँ। बोलो गवाही दो भाई, लिखा चुका हूँ ना? यस सर। यस हाँ। सर, लिखा चुके हैं। हाँ, जल्दी जल्दी लिख लो। गौरव याद होगा, ये पढ़ाया जा चुका है गौरव जी? यस सर, हाँ याद तो है। हाँ, ये तो है, वेरी गुड। रीजन देख लीजिएगा। आगे बढ़ें। 1 मिनट से लिख लिया? यस सर। तीसरा, जब साइज में एक्सेप्शनल केस था, आयनाइजेशन में भी होगा। गौर से सुनो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका था इसमें? जल्दी बताओ। साइज छोटा, बोरॉन। बोरॉन के बाद बताओ, कोई बता सकता है तो बता दो। बोरॉन के बाद आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? तो इसमें मैंने आप लिखाया था इंटायरली डिफरेंट ऑर्डर, थैलियम, सुना? उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद इंडियम। और मैंने वैल्यू भी लिखी थी आपको। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। एल्युमिनियम गैलियम में तो चलो गैलियम का ज्यादा इसलिए होगा कि गैलियम की साइज छोटी होगी। थैलियम का क्यों ज्यादा होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ गया था ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल। ये सब रीजन लिखवाया जा चुका है। और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, नोट्स में होगा आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शनल केस में आपको होगा। ठीक है? अरे बोलिए ना। यस सर। स्वास्थ्य आपको याद है ये वाला ऑर्डर? अच्छा, याद तो नहीं था बेचारी को, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ें। यस सर। अरे और लोग क्यों नहीं बोलना है? सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलें। आया सर। यस ऐसा ये सब पढ़ाया जा चुका है। आप पीरियोडिक, हाँ चलिए अब यहाँ पर आए, मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुने। मेल्टिंग पॉइंट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, गौर से सुने। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आपको मैंने बताया था बोरॉन इसमें क्या है? नॉन मेटल, बाकी सब मेटल होता है। अच्छा बताओ, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है कि नॉन मेटल की? जल्दी बोलो। मेटल की। मेटल की। वेरी गुड, मेटल की
मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। और से सुने, जनरली मेटल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन मेटल। क्योंकि मेटल सॉलिड होता है, समझा कि नहीं, एक आग को छोड़कर। बट इसमें सबसे ज्यादा जो होगी वो बोरॉन की मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत ही टिपिकल, और मैं उसका नाम होता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। बोरॉन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, और से सुने, बोरॉन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। वो मैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, जो जितना क्लोजली स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब मैं लिख देता हूँ, बहुत ही हार्ड है ये, बहुत ही हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। कोई जरूरी नहीं ये वर्ड याद रखना। अब ये स्ट्रक्चर, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, स्ट्रक्चर ही होता है इसका, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फिर से बोलो, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जनरली नॉन मेटल से ज्यादा होता है, लेकिन इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? जल्दी बोलो, बोरॉन का। क्यों होगा? टू हार्ड, अब किसी को ना मालूम तो उसका स्ट्रक्चर तुम सर्च कर सकते हो, टू हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसलिए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो गौर से सुनिए, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसी तरह ऑर्डर चलेगा, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थर्मल, लास्ट में गैलियम आता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट, एक मिनट, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है कि आप उसको पाल्प में रखिएगा तो वो रूम टेम्परेचर ही पर मेल्ट होने लगेगा। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 32 डिग्री सेल्सियस ही पर आप हथाली पे रखिएगा, जैसे आप आइस को रखते हैं मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसी तरह गैलियम को रखिएगा, वो उसी वक्त मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कहा गया इनऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ने के लिए। ये नहीं कि एक दफा पढ़ने से ये सब चीजें याद होंगी। बोरॉन का क्यों ज्यादा है लिख दिया गया। उसके बाद एज यूजुअल मेटल है, समझा कि नहीं, जितना साइज छोटा होगा उतना वो हार्ड होता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं, सॉफ्टनेस बढ़ती, सॉफ्टनेस होता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम का होना चाहिए था, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट बाय नेचर बहुत ही कम होती है। चलिए ये वाला स्लाइड यहाँ से लिखिए, शुरू लिख लिया सारे लोग? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए आप लोग। आया सर। सर लिख लीजिएगा तो बताइएगा। लिख लिया, जल्दी बताइए। हाँ बताइए, ये वाला ऑर्डर लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। लिखना शुरू कीजिए।
याद रखो, जैसे तुम पढ़ते हो ना मेटल सॉलिड होता है, जैसे आपको याद है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. उसमें आप ये नया वर्ड याद रखिए, गैलियम। गैलियम भी ऐसा मेटल है जो समर में लिक्विड होता है। हाँ, ये हर टेम्परेचर पर नहीं होता, अब बहुत ही भी, लेकिन याद रखना कि गैलियम भी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ये याद रखना आपको। मर्क्यूरी के साथ साथ गैलियम भी याद रखना है। इसलिए जब भी ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कहे तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, तो कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि बोरॉन नॉन मेटल है फिर भी इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो ठीक है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर का नाम है आइकोसाहेड्रल। उसका वो बहुत ही हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, द रीजन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बताइए, ये वाला स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आइकोसा, सर। अरे आमना, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर ब्रैकेट में हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अरे आमना, समझ में आया? आइकोसाहेड्रल, सब समझा? यस सर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, गैलियम, इंडियम, हेलियम तो सिंपल। चलिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो वही है कि बॉइलिंग पॉइंट वही है कि हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बाकी आपको मालूम है ये सब मेटल है, और मेटल में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसमें होगा? एल्युमिनियम में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। लिख लिया सारे लोग? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ें। चलिए, अब असल मजा आएगा इसमें जो आपको पढ़नी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी आप पढ़ चुके थे लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 13, एटॉमिक साइज आप पढ़ चुके थे। ये चार बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट है। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कि इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान दें। पहली बात, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ये जानने की कोशिश करें, सारे लोग ध्यान दीजिए, कि ग्रुप 13 के कंपाउंड जो हैं वो जनरली क्या हैं। गौर से सुनिएगा। तो आप सारे लोग ध्यान दीजिए कि ग्रुप 13 के वैलेंट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे आपको कोई पूछे कि बोरॉन, गौर से सुनिएगा, बोरॉन के बारे में पहले समझिए। बोरॉन की साइज छोटी होती है, तो 1s², 2s², 2p1 है। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, साइज छोटा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो बोरॉन तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की जब कोशिश करेगा तो ये बहुत मुश्किल से करेगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड, खुद सोचो, 1s², 2s²। सारे लोग सुनो, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा। अब बताओ ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे एक इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो 2s² कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है ना? यस सर। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो गौर से सुनो, अच्छे से ध्यान दो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरॉन एंड सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन, फर्स्ट, ये सब पीरियोडिक टेबल में था, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब जब तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, बहुत ही हाई है। तो खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की
रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ लॉस करना पसंद करेगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो जब लॉस नहीं करेगा तो क्या करेगा? शेयरिंग की टेंडेंसी करेगा। इसलिए बोरॉन के कंपाउंड नॉर्मली कोवलेंट बनाते हैं। दोबारा सुने, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड sum of 3 enthalpy of ionization is very high. It can't lose all 3 valence electron, due to which it prefer to share the electron, मतलब it prefer to form covalent compound as compared to ionic, क्योंकि आयनिक में तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा इसको, और यहाँ जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत 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 ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, जो कि रूम टेम्परेचर पर उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो सकती। इसलिए आप याद रखिए, इसलिए बोरॉन कौन सा कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा? जल्दी बोलो। कोवेलेंट। कोवेलेंट। अब आओ, तुम पूछोगे सर एल्युमिनियम गैलियम क्या करेगा, वो भी बताएंगे। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में गौर से सुनो, टॉपिक डालो नेचर ऑफ कंपाउंड। जल्दी लिखो सारे लोग, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड लिखो। ड्यू टू गौरव साहब, ये बात सबको समझ में आई? यशवर्धन, जानवी? Yes, यस सर। yes, sir. गुड। लिख लिया सारे लोग? मानसविन, ये लाइन सबको समझ में आया? बोरॉन के कंपाउंड कोवालेंट होंगे। मैट्री, जानवी, दिव्यांशी, आमना, स्वास्थ्य भंडारी। यस सर, आ गया सर। चलिए, सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये सब? सर आई ई क्या है? अरे अल्लाह, तुम कितनी दफा पूछते हो ये लाइन? आयनाइजेशन, तुम पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ो पीरियोडिक टेबल, तुम ये 10 दफा पूछ चुके हो भाई। आई आयनाइजेशन एनर्जी। सर इंथाल्पी भी कह सकते हैं ना? हाँ हाँ, एनर्जी, हाँ, जबकि दोनों में देखिए, गौर से सुनिए, ionization energy and ionization enthalpy both are defined with same manner but mathematically different. Theoretically दोनों को डिफाइन करने का तरीका एक ही है, the amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom, but mathematically formula different है। सुना? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, इसका बेस्ट है थर्मोडायनेमिक चैप्टर खोलिए, एनसीईआरटी के पेज के नीचे लिखा हुआ होगा आपको, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी के नीचे दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोथ आर डिफाइंड द सेम मैनर बट मैथमेटिकल फार्मूला आर डिफरेंट। सीपी और सीवी का चक्कर है दोनों में। हाँ, डिफिनेशन सेम रहेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन गेन में जो एनर्जी का रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन एंथैल्पी कहते हैं, बट फार्मूला अलग अलग है। बोलिए, आया सबको समझ में यहाँ तक?
यस सर आया। अब उसके नीचे लिखो एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो खुद सोचो, जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो याद रखो सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ अब फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। और जब घटेगी तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यस सर। बस। हाँ तो ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, गौर से सुनो। AlCl3, प्लीज 2 मिनट रुको। AlCl3 अगर सॉलिड है तो कोवलेंट होगा। रीजन, मोर पोलराइजिंग पावर। लेकिन AlCl3 वाटर के अंदर है, एक्वस है, तो आयंस में ब्रेक हो जाता है, ये आयनिक हो जाता है। इसलिए स्कूल लेवल पर क्वेश्चन पूछता है भाई हाइड्रेटेड AlCl3 इज आयनिक इन नेचर, तो वो तो हाईलाइट में आएगा। अभी तो बस मैं बताना चाह रहा हूं। बाकी अब देखो, गैलियम GaCl3 सॉलिड है तो कोवलेंट है, समझा? और GaCl3 वाटर के अंदर या पूरी तरह आयंस में ब्रेक कर जाता है तो आयनिक है। बाकी जो है आपके पास InCl3 और TlCl है। यहाँ पर हम TlCl3 नहीं लिख सकते क्योंकि Tl में +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आर ऑलवेज आयनिक। तो पहला क्वेश्चन ये आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में बता दिया गया। चलो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। AlCl3 सॉलिड में है तो कोवलेंट। रीजन सिंपल, फजान्स रूल। +3 चार्ज है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। वाटर के अंदर जाएगा तो ये आयंस में पूरी तरह ब्रेक कर जाएगा तो आयनिक हो जाएगा। उसी तरह ये है। बाकी लास्ट का जो 2 है वो ऑलवेज आयनिक होगा। बोलिए आगे बढ़ें। हाँ, कल का ऐलान यह है कि कल ऑर्गेनिक होगा, कल इनऑर्गेनिक वाले नहीं आएंगे। अब इनऑर्गेनिक वाले मंडे को ही आएंगे, ग्रुप 13। सुना सारे लोग? मानस बेन, यस सर। जो लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो कल ऑर्गेनिक में आएंगे। मानस जोशी, आप रेगुलर ऑर्गेनिक में आप लास्ट क्लास में आए थे? लास्ट क्लास में नहीं था पर मैंने वीडियो लेक्चर्स ले लिए थे निष्कर्ष से। हाँ ले लीजिएगा, देख कर आइएगा। और बाकी लोग मंडे को ही आएंगे। हाँ गौरव, आपका फाइनल एग्जाम किस महीने में मुझे बताइए गौरव। सर हाँ कोई हाँ। आइडिया नहीं। अच्छा अभी कोई आइडिया है? ऐसे उम्मीद फेब्रुवरी। आपके यहाँ जो ऐसे फेब। होता, ऐसे कब होता है? फरवरी के एंड में कि मार्च के फर्स्ट वीक में? सर फेब के बीच में, फेब के बीच में। बीच। अच्छा ओके, चलिए चलिए ठीक है। अब तो सिर्फ ऑर्गेनिक ही बाकी है मेन, बाकी ये सब तो छोटा छोटा है। बाकी तो पहली बुक हो ही गई, छोटे छोटे चैप्टर्स भी हो गए। अच्छा आप उसमें 2:30 बजे क्यों नहीं आ रहे हैं रिडॉक्स पढ़ने के लिए? आ जाते। सर वो हमारी ना स्कूल की मैथ्स की क्लास होती है 2:30 बजे। अच्छा चले चले कोई बात नहीं, तो दूसरे बाद में पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब तो मेन है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक अच्छे से आएगा। बस 14 पढ़ाने के बाद ऑर्गेनिक ही शुरू करेंगे। लिख लिया सारे लोग? सारे लोग लिख लिया? इसको बताइए। यस सर। अब आइए, ये तो आप पहली प्रॉपर्टीज आइए, रिएक्शन विथ एयर। सारे लोग मिलके बोलो एयर का क्या मतलब होता है, जल्दी बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाँ नानोभाव, तुम ऑक्सीजन क्यों बोले सिर्फ? चलो कोई बात नहीं, आप सुने अच्छे से। केमिस्ट्री में बोरॉन का याद रखो, अभी तुम पढ़े हो। बोरॉन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कि सॉलिड होता है, और एक होता है अमॉर्फस। अमॉर्फस थोड़ा ये भी सॉलिड है लेकिन ये सॉफ्ट होता है। लिखना शुरू कीजिए प्लीज। तो याद रखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन जो बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है, डज नॉट react with air।
बट अमॉर्फस थोड़ा सॉफ्ट होता है। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन रिएक्ट्स विथ O2 to form B2O3, जिसको कहते हैं बोरिक अनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, अनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, बोरिक अनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड। लिख लिया। लिख लिया साइंटिस्ट? 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। सर वो कौन सा हाइड्राइड है? बोरिक अनहाइड्राइड। हाँ, बोरिक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड मतलब होता है फ्री फ्रॉम वाटर। लिख लिया सारे लोग? लिया सर। सर आप सुनिए, अब मैं रिएक्शन करके बताता हूँ। B2O3 लिखिएगा नहीं। एल्युमिनियम है तो Al2O3। हाँ, गैलियम है, नाइट्रोजन के साथ भी कराएंगे, मैं तो पहले अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। इंडियम है तो In2O3, एंड Tl है तो Tl2O होगा, चूंकि +1 की वजह से। बाकी सब में +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और थैलियम में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? जल्दी बोलो। +1। हाँ, अगर कहीं पर लिखा भी होगा तो आप याद रखिए, अनस्टेबल। अच्छा, तुमको याद होगा पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया था एम्फोटेरिक, दिस इज एसिडिक, याद है? एम्फोटेरिक और बेसिक की पहचान मैंने बताया था, किसी को याद है? बाबू अली गए, आपको क्या मैंने बताया था? जनाबे अली गए सुना करे वो सब आसमान के 3533 प्रभु, ये सब हैं एम्फोटेरिक। मेटल इन +4 एम्फोटेरिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। ये सब मैं आपको पीरियोडिक टेबल में लिखा चुका हूँ, आप देख लेंगे। अरे बोलिए, गवाही दीजिए, पढ़ाया है ना? यस सर। अरे हाँ सर। हाँ हाँ, तो ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें कोई, ये सब आपको बताया जा चुका है। ये बेसिक है, ये बेसिक है। पीरियोडिक टेबल में मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, देखिएगा। कौन? ऑक्साइड, 3 तरह ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। गौरव आपको भी याद होगा, यशवर्धन आपको भी याद होगा, मैट्री को भी याद होगा, स्वास्थ्य भंडारी को भी, जानवी को भी। अरे बोलिए ना। यस सर। लिख लिया? बताइए। मानसवीन कंप्लीट कर लिया आपने? 1 मिनट थोड़ा सा। अच्छा हाँ, लिखिए लिखिए। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर थालियम के दोनों बेसिक हैं। हाँ हाँ, बेसिक थालियम तो एकदम बेसिक ही है। अब तो आप देखिए ना, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, मैं आपको बताता हूँ। जब एम्फोटेरिक की पहचान 2 है, जनाबे अली सुना करे वो सब आसमान के प्रभु, इसमें तो थालियम है भी नहीं। अब मेटल इन +4 वाला एम्फोटेरिक होता है, बस इस 2, ये इतना के अलावा कोई भी एम्फोटेरिक नहीं है, तो थालियम नाम ही नहीं है। और हाँ, अगर होता भी तो +4 भी नहीं है। मेटल में +1 +2 +3 बेसिक होता है, पढ़िए अच्छे से।
वो जो ट्रिक्स दिया गया है उससे अच्छा ट्रिक्स हो ही नहीं सकता, उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए आज इतना ही, ओके बाय बाय, कल मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।